जैन बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें एनुअल एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, एक्चुअल में कैसे एग्जाम में हमें लिखना है। वो हमारा साइंस का पेपर हो, वो हमारा मैथ का पेपर हो, ठीक है। इन सब में देखो, इंग्लिश जितने भी हमारे पास रिटन सब्जेक्ट के हैं, मतलब लैंग्वेज वाले चैप्टर्स हैं, या फिर जिसमें केवल लिखना है, जैसे एसएसटी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, इन सब में हमारे मार्क्स इजिली आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम मैथ के या फिर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मैथ के पेपर के बारे में, फिजिक्स के पेपर के बारे में, यानी साइंस से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम कभी भी 70 में से अगर हम 65 नंबर, 60 नंबर का भी क्वेश्चन करके आते हैं, तो हमारे मार्क्स आते हैं केवल 30, 35 या 50 तक मैक्सिमम। आप मतलब हम ये देखते हैं कि भाई एग्जाम में जितने मार्क्स का हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, एक्चुअल में हमको उतने मार्क्स मिले नहीं है, ठीक है। ऐसा आप अगर अभी आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा या प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया होगा, तो आप उसके रिजल्ट को देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर टीचर जो है वो सीबीएसई के हिसाब से अगर मार्क्स की कॉपी को चेक, कॉपी के मार्क्स देता है, ठीक है, मतलब स्टेप मार्किंग देता है, कैसे किसी क्वेश्चंस में मार्क्स मिलने चाहिए थे वैसे अगर उसने दिया है, पूरे सीबीएसई के नियम के अनुसार दिया है, तो आप ये देखोगे कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मार्क्स आप नहीं ला पाते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है, किसमें? नॉलेज में नहीं, रिप्रेजेंटेशन में। देखो बेटा, सीबीएसई जो है वो दो तरीके से आपके रिप्रेजेंटेशन को चेक करती है। पहला, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ये तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट बताएगा ही बताएगा कि आपके पास नॉलेज कितनी है। लेकिन क्या हम जिस तरीके से किसी चीज को पढ़ते हैं उसी तरीके से उसको समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं? इसलिए वहां पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं जो आपसे ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप उसको दूसरे के पास किस तरीके से पहुंचाओगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंडली, हम जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो किसी क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए, किसी पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए या एग्जामिनर खुश होके, भाई मतलब अच्छा लगे उसको कि हाँ एक ये तरीका है कॉपी करेक्शन करने का, ठीक है। जैसे हम भी बहुत मैथ के कॉपी करेक्शन में गए हैं, फिजिक्स के कॉपी करेक्शन में गए हैं, तो दोनों जगह हमने कॉपी करेक्शन में कुछ चीजें देखी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बी कॉपी तक लेके गए। अगर हम यहां पे बात करें बेटा, तो एक कॉपी में 32 पेज होते हैं, ठीक है, 32 पेज, क्वेश्चन 30, 35, बस। अब सोचो, इससे भी ज्यादा लोग, अगला जो कॉपी है वो 8 पेज का होता है, मतलब 40-40 पेज भरे पड़े हैं और 17 मार्क्स लाए हैं। अब बताइए, मतलब लड़का 40 मार्क्स भर के, 40 पेज भर के केवल 70 नंबर ला रहा है, सॉरी 17 नंबर ला रहे, कैसे? और वहीं पर कोई जो है वो 20 पेज ही भरे हैं और टोटल 60 प्लस मार्क्स गेन कर रहे हैं। कैसे गेन कर रहे हैं? माइनस में नहीं, केवल प्लस में, ठीक है। ऐसा कैसे हो रहा है? 60 के अप्रोक्सीमेटली कैसे पहुंच पा रहे हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं पे बात करेंगे। तो फिर वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और भाई सबसे ज्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे बोर्ड्स के बच्चे हैं वो लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टाइम आता है कि भाई अगर हम किसी क्वेश्चन को देखें, 10th का हो चाहे 12th का हो, मान लीजिए हम पेपर उठाते हैं मैथ का, ठीक है। दोनों में मैथ का जो पेपर है वो होता है 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 मार्क्स में अप्रोक्सीमेटली 20 जो होते हैं बेटा एमसीक्यू होते हैं, 2 हमारे पास केस बेस्ड होते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 28 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है, ठीक है। 28 क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो भाई अगर 28 क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू है तो हम इसमें से कोशिश तो कर सकते हैं कि आराम से 15 नंबर तो ला ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें आ रहा है, देखो एमसीक्यू लिखने का कोई तरीका नहीं है, एमसीक्यू को रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते, एमसीक्यू में स्टेप मार्किंग नहीं है, केवल आंसर से मतलब है। तो पहला चीज, आप कभी भी अगर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो तो भैया एमसीक्यू को हमेशा कब अटेम्प्ट करना चाहिए? लास्ट में। रीजन समझो, मान लो आपके पास 28 एमसीक्यू है, आप इस 28 एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, 20 ले लेते हैं, 20 एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए अगर एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट लेते हो तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली तुम 1 घंटा लेते हो ये 20 नंबर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली ले रहे हो, नहीं ले रहे हो आधे 1 घंटा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 30 मिनट ले रहे हैं, बिल्कुल आधा घंटा तो लगता ही एमसीक्यू को, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप ये ध्यान दो कि इस आधे से 1 घंटे में आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लगा सकते हो जो 60 मार्क्स के भी बचे हुए हैं,
ठीक है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। तो एमसीक्यू को अगर हम लास्ट में कोशिश करें तो पहले तो जो हमें आ रहा है वो लगा ही लेंगे, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो लास्ट में फाइनल में जो तुक्का लगाना है, ये सब चीजें लगाना है वो लगाएंगे। देखो ऐसा होता क्या है, बहुत ही बार देखा गया है कि बच्चे जो हैं तुक्का लगाते हैं एमसीक्यू में, तो वो स्टार्टिंग में कभी नहीं लगाते हैं। स्टार्टिंग में ना आता हुआ क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमारे पास 3 घंटे पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 3 घंटे डिवाइडेड हैं हर एक मार्क्स के लिए। अगर आप ये सोचो कि 3 घंटे मतलब 180 मिनट, और उसमें आपको सॉल्व करना है 80 मिनट, ठीक है, सॉरी 80 नंबर के क्वेश्चन, तो आप ये देखोगे कि 1 नंबर के क्वेश्चन पे केवल 2 मिनट अलाउ है, ठीक है। और कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे टाइम को किल नहीं करना है। तो टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, और यकीन मानो कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि भाई कितना बुरा लगता है कि हम वो चीज कर सकते थे और नहीं कर पाए। किसके वजह से? वही आदत शुरुआत से क्वेश्चन नंबर 1 से करके 30 तक पहुंचना है। बिल्कुल नहीं, आप अपने पैटर्न को चेंज करो। आप शुरुआत के 1 पेज 2 पेज को छोड़िए, और उसमें हम लोग अटेम्प्ट करेंगे किसको बेटा? एमसीक्यू को, ठीक है। अगर एमसीक्यू के क्वेश्चंस को अगर हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो भाई एमसीक्यू कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो इनको हम 28 क्वेश्चन हमारे पास है, इनको हम एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब क्वेश्चन में आपको लिखना है गिवन। गिवन हमेशा नेसेसरी रखो दिमाग में। 2 रीजन। पहला, ये आपको ये बताएगा कि एक्चुअल में आपको दिया क्या है और करना क्या है, मतलब एक्यूरेसी देता है। 20% एक्यूरेसी हमारे केवल गिवन लिखने पर आती है। लेकिन दूसरा ये भी बात है कि केवल गिवन लिख के नहीं छोड़ना है। विशाल सर ने बोला था गिवन लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। गिवन लिखने के बाद आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो गिवन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? देखो इसमें जो है वो आधा मार्क्स, 3 नंबर में भी ये आधा मार्क्स, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर गिवन पर होता है। अभी ये समझो कि अगर आपके पास 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है और आपने केवल उसी क्वेश्चन को गिवन में लिखा है, 3 नंबर आपको वहां से मिलते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट, ठीक। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है क्वेश्चंस का वो होता है आंसर। आंसर को सही लिखने के भी वही मार्क्स मिलते हैं, आधा नंबर और 1 नंबर। मतलब हम ये देखें कि भाई साहब हमें 1 नंबर से लेके 2 नंबर जो हैं वो हमें केवल गिवन और आंसर में लिख रहे हैं, जो कि हमें कुछ करना नहीं है। अगर हमें सवाल आ रहा है तो ये चीज होगा। अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा अगर ये नहीं किए? तो 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप गिवन नहीं लिए हो, एग्जामिनर 1 नंबर का आपका कट कर सकता है। आंसर सही नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है, 1 नंबर एग्जामिनर कट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर ये दोनों चीजें हम दिए तो हमारा कुछ मार्क्स सिक्योर होता है। उसके बाद जो बाकी का स्टेप है वो, और सबसे जरूरी बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में फिगर हो सकता है तो वो फिगर हमें 1 मार्क्स जरूर देगा, 100% देगा वो फिगर। सर्कल के क्वेश्चन, ट्राइंगल के क्वेश्चंस, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ के क्वेश्चंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, तो जितने भी क्वेश्चन में फिगर बन सकता है हम उस क्वेश्चन को फिगर को जरूर बनाएंगे। और भरोसा रखो कि अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे 10 क्वेश्चन जरूर होते हैं जिसमें फिगर होता है। फिर ट्राइंगल्स के हैं, और एरिया के, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के हैं, सर्कल्स के हैं, रिलेटेड टू द सर्कल्स के हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो अगर 10 क्वेश्चंस भी आते हैं तो यकीन करो कि अगर तुम उसका फिगर सही बनाते हो तो 10 मार्क्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें जब कभी भी फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे, फिगर जरूर से जरूर बनाना है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि पेपर में सब चीज आ रहा है, सही है, लेकिन इन 3 चीजें जो है जो बेसिक हैं और ये हम कर सकते हैं, ये होना जरूरी है। अब आगे हम लोग फिजिक्स में बात कर लें, ठीक है। फिजिक्स में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 3 तरीके के। एक एमसीक्यू, ठीक है, एक किसी एपरेटस के बारे में, ठीक है, और एक है न्यूमेरिकल। यही 3 चीजें हैं। न्यूमेरिकल कैसे आता है ये तो आपको करना है, लेकिन इसमें भी वही चीज है। न्यूमेरिकल में भी आप गिवन लिखेंगे। 90% फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन है जिसमें फिगर बनेंगे। करंट है, मैग्नेटिज्म है, कुछ नहीं है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, एक मैग्नेट बनाए, मैग्नेटिक फील्ड बनाए,
कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फिगर करंट में है, मैग्नेटिज्म में है, रे ऑप्टिक्स में है, वेव ऑप्टिक्स में है, एटम्स में है, वेव्स में है, उसके बाद इसमें क्या कहते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर में है, पीएन जंक्शन में है, ट्रांसफार्मर में है, हर एक जगह हमको फिगर देखने को मिलेगा। तो हम गिवन लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, इसके कैलकुलेशन को करेंगे और लास्ट में आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करना, यकीन मानो बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन का ये 2 नंबर गलत भी किए हो, फिगर बनाए हो, 1 नंबर दिए हो, तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर तक दे सकता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली 2 नंबर देगा, लेकिन 99% चांस है कि वो इस पे 2 नंबर जरूर देगा। अब सोचो 5 नंबर के अगर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये 2 से 3 नंबर हमारे पास इजीली अवेलेबल है। ठीक है, जो हम नहीं कर रहे थे। यकीन मानो अगर कोई क्वेश्चन है, फिगर नहीं है, एग्जामिनर का मूड खराब है, वो 1 नंबर आपके इस फिगर पे ऑब्वियसली से काट लेगा और आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जिस भी क्वेश्चन में फिगर बन सकता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड सेमीकंडक्टर एंड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इसमें फिगर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, एमसीक्यू को इसमें भी हमेशा कैसे सॉल्व करना है बेटा, लास्ट में। ठीक है, और अभी एमसीक्यू का एक टिप्स और बताएंगे आपको कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद एपरेटस है। देखो, अगर कोई एपरेटस हमको दिया हुआ है, ठीक है, एपरेटस को कैसे लिखते हैं, कोई एपरेटस है तो एपरेटस से अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के आते हैं। इस 5 मार्क्स में भी 2 चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, 3 मार्क्स का एपरेटस होता है और 2 या 1 मार्क्स का उस पे ऊपर न्यूमेरिकल होता है। करना क्या है आपको, एपरेटस है कोई, एपरेटस में बेटा आधा से 1 मार्क्स जो है इसमें भी किस पे है, फिगर पे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज फिगर, ट्रांजिस्टर फिगर, ट्रांसफार्मर फिगर, पीएन जंक्शन डायोड फिगर, रे ऑप्टिक्स फिगर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फिगर, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिगर, ठीक है, जितने भी हाइजन प्रिंसिपल फिगर, कुछ भी चीजें हैं, जितने भी ऑपरेटर्स है, सबका कुछ ना कुछ फिगर होगा। गैल्वेनोमीटर फिगर, एसी जनरेटर फिगर, तो फिगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिगर हो गया। उसके बाद इनका कोई गिवन नहीं होता, लेकिन इनकी प्रिंसिपल होते हैं कि ये किस चीज पे बेस हो रहा है। जैसे हमने कहा कि भाई साहब एक एसी जनरेटर है, उसका मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सेल है, ये किरचॉफ रूल है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कुछ भी चीजें हैं तो इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, फिगर लिखेंगे। उसके बाद अगर फिगर लिख लिए तो भाई साहब बात मानिए कि ये आधा नंबर का प्रिंसिपल, आधा नंबर का फिगर हो गया, 1 नंबर का केवल इसके कंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन जो है ये तुम इसी फिगर को देख के बना सकते हो। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है भाई, हमने कहा कि हमने ये चीज पहनी है, हमारी कंस्ट्रक्शन बताइए। तो हमने कहा कि विशाल सर कंसिस्ट ऑफ वॉच एंड अ पेन टैब, जैकेट, माइक एटसेट्रा। मतलब जो चीजें आप फिगर में बनाए हो, जो चीजें आप दिखाए हो, उसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें हम वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी बात क्या है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अब कुछ क्वेश्चन है ऐसे जिसका कंस्ट्रक्शन के बाद हमें इनका वर्किंग लिखना है। ठीक है, अगर वर्किंग लिख देते हो बेटा, यकीन मानो 5 नंबर में से 4 नंबर यही डन हो गया, 4 से 5 नंबर भी डन हो गया। लेकिन अभी भी आपका पेज नहीं भरा है, 5 नंबर के लायक नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिगर को ब्रॉड बनाना, पेज भर जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, इनके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कोई चीज है, गैल्वेनोमीटर है, ये क्यों यूज होता है, कहां यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी कब करंट नापता है, कब वोल्ट नापता है, मतलब इन सब चीजों के बारे में। ठीक, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज, एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने हमारे पास, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे करें। तो भैया एमसीक्यू में कभी भी कोई भी क्वेश्चन का पूरा फुल आंसर नहीं लिखेंगे जब तक कि एकदम कंफर्म ना हो। जैसे भाई एक का ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, नन ऑफ द अबव, और यहां पर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता था कि भाई ए वाला ऑप्शन सही है या बी वाला ऑप्शन सही है, सी है सही, डी कुछ हमने मान लिया कि भाई बी ऑप्शन सही था, हमने आंसर लिखा बी और लिखा यहां पर 3 सेंटीमीटर। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारे कुछ मिसप्रिंट की वजह से हुआ था और आंसर आ रहा था 5। अब यहां भैया 5 सेंटीमीटर में ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, था डी वाला। अब एग्जामिनर चाह के भी आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, तो आंसर जब भी लिखेंगे कभी भी ये फुल वाला नहीं लिखेंगे। जैसे पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऐसे लिखेंगे। और ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि अगला वाला आंसर यहीं पे लिखते हैं, नहीं भैया, आप पेज बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर जैसे ही देखता है कि बच्चा पेज बचा रहा है, वो समझ जाता है कि ये हमें मतलब ऐसा दिखाना चाहता है कि कॉपी भरी पड़ी है। बिल्कुल नहीं, आपको पेज बचाने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए पैसा देते हो सीबीएसई को कि भाई हम इतना फीस देते हैं, आप स्कूल में फीस दे रहे हो, वहां भी फीस दे रहे हो, एग्जामिनेशन फीस दे रहे हो, क्यों कॉपी बचाना।
हम उसको नीट एंड क्लीन लिखेंगे, एक लाइन में एक ही जो हमारा आंसर आ रहा है वही लिखेंगे। हम एक में 3 लिख के क्या बचा ले रहे हैं, कुछ नहीं। 32 पेज है बेटा, ऐसा नहीं है कि आपके पास पेज कम पड़ जाएंगे, पेज कम पड़ेंगे तो भी कॉपी आपको अलाउंस होगी, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। अब मान लो हमने ऑप्शन लगाया था सी ऑप्शन नहीं सही था। एग्जामिनर आपको देख रहा था, आप 23 में से 22 नंबर पर अटक रहे हो, और एग्जामिनर ने क्या किया, इसका ऑप्शन डी था, एक लाइन खींची, डी बन गया, यहां से आप 22 से कहां पहुंच गए, 23 पे, ठीक है एग्जामिनर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी एमसीक्यू करने, पूरे आंसर नहीं लिखने, आधे आंसर पे लिखेंगे, डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पेपर को कैसे लिखना है, पेपर को कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को हम गेन कर पाए, ठीक है। दूसरी बात देखो, मैंने बताया ध्यान देना हमेशा कि क्वेश्चन में गिवन लिखना है, फिगर बनाना है, आंसर लिखना है, उसका कैलकुलेशन करना है, ठीक। फिर अभी इससे पहले हम क्लास ले रहे थे तो हमने बताया एक चीज कि कैलकुलेशन को हमेशा सबसे लास्ट लिखो, ठीक। फॉर्मूला यूज्ड जरूर लिखो, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है सिंबल्स भूल जाते हैं कि भाई जैसे सर यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है जिसमें था सर P/Q = R/S, सर हमने P/R = Q/S लिख दिया, कोई गलत है? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है। आप जिस भी चीज को, जैसे कभी कभी हम लोग एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं ना, किसी किसी न्यूमेरिकल में W से रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे पता चलेगा? तो कहेंगे सर उसकी यूनिट से, ठीक है। तो इसलिए बेटा किसी भी चीज को आप मान रहे हो उसको रिप्रेजेंट करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, कभी भी जब भी आप कर रहे हो, ठीक। अच्छा, एक बात और हम बात करने वाले थे कि जैसे कोई भी आप क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें उसके यूनिट पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। यूनिट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में क्या दिया है, कभी भी उसके सिंबल से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब मान लो जैसे आपको पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये थोड़ी लिखने की बात, पेपर को प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे मैं अगर मान लूं कि 12th के फिजिक्स के बारे में बात कर लूं या 10th के फिजिक्स के बारे में बात कर लूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पूरे सब्जेक्ट में जितने भी फिगर है, जैसे 12th के फिजिक्स में बारे में बात किया, कौन कौन से फिगर है भैया, एसी जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर है, ठीक, रेक्टिफायर है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बहुत सारे हैं हमारे पास, कम से कम 15 से 20 फिगर हैं, और यकीन मानो इसमें से 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आ जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जितने भी चैप्टर में फिगर हैं उन सारे फिगर को हम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसको हम जल्दी से बना पाए। तो फिगर जरूर बनाएंगे, फिगर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैथ हो, वो फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, ठीक है, कुछ भी चीज हो, हम जितने भी फॉर्मूले उसमें लगते हैं, इन सारे फॉर्मूले को अभी से तुरंत, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो बंद करने के बाद आप लोग का काम यह है कि आप लोग एक पेज पे, एक कॉपी के पेज पे या एक नई कॉपी पे जितने भी फॉर्मूला यूज्ड हैं सारे फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखने से क्या रहेगा, जितना ज्यादा फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन में गिवन लिखते ही फॉर्मूला याद आया, आप काम शुरू हो गए। दूसरा, एग्जाम के टाइम में क्या करना है, एग्जाम के टाइम में आप क्या किए, पीछे आप एक लास्ट वाले पेज पे जिधर आप रफ लिख रहे थे, एक लास्ट पेज हम रफ लिख यूज करते हैं, ठीक है, और उसके पहले वाला पेज भी हमारा छूट जाता है। आपको यहां क्या लिखना है, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। फॉर्मूला यूज्ड में क्या लिखना है, जैसे आप बैठे हो, शुरुआत में बैठे हो, ठीक है, आप क्या किए, स्टार्टिंग से पहला वाला फॉर्मूला क्या था, जो भी फॉर्मूला था हमारे पास, हमको याद आ रहा था सर V = IR, हमने लिख लिया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला में कुछ नहीं आ रहा था, R = रो L/A आ रहा था, लिख लिया, ठीक है। F = Q1 Q2 अपॉन में R² K, कुछ भी, जितने भी फॉर्मूले आपको याद आ रहे हैं एग्जाम के दौरान, ठीक है, आप उसको पीछे लिखते चले जाओ। मुश्किल से यकीन मानो 5 से 10 मिनट लगता है ये काम करने में, ठीक है, लेकिन ये 5 से 10 मिनट तुम्हारा एग्जाम में 20 से 25 मिनट बचाता है, जब हम कोई क्वेश्चन हमें आता हुआ रहता है और बाद में हम उसको भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला याद करने में, कोई कैलकुलेशन याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन अगर मान लो आप एक चैप्टर से 4-5 फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए, Q = ±NE, ठीक है, P = VI, तो ये सब अगर फॉर्मूला लिखे हैं, अब हम जैसे ही कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उसका गिवन लिखना है, गिवन लिखने के बाद एक बार पीछे रिकैप करेंगे, हम देखेंगे सर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें लेंथ दिया, रेजिस्टेंस दिया है और एरिया पूछ रहा है, इसमें से कोई फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, चलो भाई हमारा काम हो गया, हमने इसको तुरंत लगा दिया,
ठीक है। तो हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, ये बहुत ही टाइम टेकिंग नहीं है, यकीन करो, ठीक है, लेकिन बहुत ही यूजफुल चीजें हैं। 5 से 10 मिनट लगता है एग्जाम में देने में, जो हम वॉशरूम जाने में इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, वो आप इस पे दे सकते हो। इसमें देने से आपको बेनिफिट बहुत है। पहला बेनिफिट तो यही है कि भाई आप इसको यूज कर सकते हो आपके ही एग्जाम में, ठीक है, और ये कोई नकल का वो चीज नहीं है, ठीक है। आप इसको जो आपको याद आ रहा है आप लिख रहे हो, कॉपी आपकी है। हाँ, बस लास्ट में लिखने के बाद आप इसको क्या करना है, एक ऐसे और ऐसे कट कर देंगे। एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये आपने एज अ रफ वर्क किया है। आप यहां पर भी रफ वर्क लिख सकते हो, ठीक है, आप यहां पे भी इसको एक रफ लिख सकते हो। समझ गए? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पेपर को कैसे लिखा जाए, पेपर को कैसे किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।